अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करते हैं बुलेटिन का। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा ले। रिमार्क्स ये कि 13 जनवरी को निशानात अलॉट होने हैं। 8 फरवरी को आम इंतखाबात हैं, लेकिन एक जमात को निशान से महरूम रखा जा रहा है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की अर्जी सुन ली। 8 फरवरी को इलेक्शन और 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होने हैं। ऐसे में एक जमात को निशान से महरूम रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर रिमार्क्स में वजाहत की। अदालती फैसले के मुताबिक केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देते हुए कहा, हमसे बल्ले का निशान वापस ले लिया है। इंतखाबात में सियासी जमात की अदालत ने हर शिक देखकर इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा मुअत्तल किया है। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा अली गौहर ने इलेक्शन कमीशन की मुअत्तली को इंसाफ की फतह करार दे दिया। कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया है कि हमारा सर्टिफिकेट फौरी वेबसाइट पर चढ़ा दे। अदलिया ने सिर्फ निशान नहीं, लोगों का एतमाद भी बहाल किया है। पार्टी के खिलाफ होने वाली साजिश पर आखिरी कील अदलिया ने ठोक दी है। अदालत ने देखी है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। देखो, यही तरीक़ेकार होता है। अदलिया यही ऑर्डर पास करती है। इंटरम ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और फिर उसके बाद भी होगा। ज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ही ख़त्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ मांगा हमने उसको प्रोवाइड किया और अलम किया, बट हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा और वो इंसाफ नहीं किया। हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई। हमारे केस को इसी तरह से देखा गया जिस तरह कभी भी 175 पॉलिटिकल पार्टी का केस नहीं देखा गया था। अगर हमारी जगह कोई और होता तो आज उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा करते। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिश के ताबूत में कील ठोक दी है। हुक्म दिया गया कि अगली तारीख तक हम बल्ले पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। पेशावर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंतखाबी निशान पीटीआई का बुनियादी हक है। इलेक्शन कमीशन ने मुखालिफ के तौर पर फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने हमारा केस जिस तरह से देखा उस तरह किसी का नहीं देखा। कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई अदालत हो, छोटी से छोटी अदालत, बड़ी से बड़ी अदालत, अल्टीमेटली फाइनल फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होता है। इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, लगता है जिस तरह के वो मुखालिफ हैं। ये नहीं लगता कि जिस तरह वो एक मुंसिफ के तौर पे उन्होंने फैसला किया। उसके अलावा अदालत ने बड़ी बार पूछा कि आपकी 170 से ज़्यादा जमातें हैं, आपने कौन सी जमात इस पीटीआई के अलावा किस जमात के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की कि आप आपकी स्पेशल पार्टी है, इसलिए हम आपको इतना गौर से देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो केस लीक्स केस में सरकारी रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार कर दिया। जस्टिस बाबर सितार ने कहा कि फेडरेशन एक झूठी रिपोर्ट पेश करने की कोशिश कर रही है। जो भी हुआ उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कॉल इंटरसेप्ट किसने की? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस पॉइंट की तहकीकात कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सितार ने तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नोटिस जारी करते हुए डेटा तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी ऑडियो लीक केस की समाअत। डायरेक्टर जनरल पीटीए भी अदालत में पेश हुए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, क्या फेडरेशन एक झूठी रिपोर्ट पेश करने की कोशिश कर रही है? जो भी हुआ उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने सवाल किया कि कॉल इंटरसेप्ट किसने की? अटॉर्नी जनरल ने कहा, इस पॉइंट की तहकीकात कर रहे हैं, FIA की रिपोर्ट का इंतजार है। जस्टिस बाबर सत्तार ने तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नोटिस जारी करते हुए डेटा तलब कर लिया। बुशरा बीबी के वकील ने बताया कि ऑडियो पूरा दिन तमाम टीवी चैनल्स पर चलती रही। अदालत ने कहा, अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। अदालत ने FIA और PTO को भी दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट का फैसला करने के लिए बानी पीटीआई ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। बानी पीटीआई के वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराज़ात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में ट्रायल का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा मुअत्तल न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, उनका इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गलती का फायदा उठाकर इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फ़साद नवाज शरीफ के फैसले थे। अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ का दौर जल्द वापस आएगा। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा सबके ताउन से इंतखाबी मैदान जीतेंगे। किसी मुल्क में अमन व इस्तेहकाम होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 8-10 साल झूठ बोला गया। केपी में नून लीग की हुकूमत होती तो BRT की भी और ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस की तरह तकमील होती। अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। किसी भी मुल्क में अगर अमन होगा, इस्तेहकाम होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। अगर अमन और इस्तेहकाम नहीं होगा तो कहाँ की तरक्की और कहाँ की खुशहाली। अगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ तो वो जनाब कायद की लीडरशिप में, चाहे वो ज़रबे अज़ब है या रद्दुल फ़साद, वो जनाब कायद के ये फ़ैसले थे। जनाब कायद की लीडरशिप में जो 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए, वो एक तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। केपी में ख़ास तौर पर जहाँ पर 300 छोटे जिन्हें बिजली के डैम और ये पन बिजली के डैम सब झूठ 8 साल 10 साल बताया गया। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की केपी में PMLN की लीडरशिप होती तो वो BRT मियाँ नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में उसी तरह उसकी तकमील होती जिस तरह यहाँ पर ऑरेंज लाइन की, मेट्रो बसेस की। मर्जी की हुकूमत बनेगी तो सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी हुकूमत बनने से मुल्क मुस्तहकम होगा। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बिलौर की बोल से गुफ्तगू, कहा जो सीट जिस पार्टी ने जीती हो वो उसी पार्टी को दी जाए। सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी काम कर रही है। कुछ सियासी जमातों से बातचीत चल रही है। अब ये मुल्क में अक्सर सियासी हुकूमतें बनती हैं, जो सही हुकूमत अवाम की हुकूमत होती है तो ज़रूर सियासी इस्तेकाम भी आएगा और माशी इस्तेकाम भी आएगा। और जब आप अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाएंगे तो न सियासी इस्तेकाम आएगा और न माशी इंतकाम आएगा। जब जलसा ना हो, जलूस ना हो तो क्या तैयारी हो सकती है। मोमेंटम बनता नहीं है। मैं ये कहता हूँ आपको कि आप देखें कि मोमेंटम नहीं बन रहा कि इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब तक बड़े जलसे ना हो, जुलूस ना हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद ना हो, एडजस्टमेंट सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बनी हुई है। जो सीट जिसने जीती है उसकी जो उसमें सेकंड आया दूसरी सीट में उसको मिल जाए, बड़ी आसान बात है। और नाज़रीन, मुल्क भर की तरह कराची में भी आज से आम इंतखाबात के लिए जनरल और ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल जारी है। इस बारे मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे वजाहत अली आबिदी अपनी रिपोर्ट में। मुल्क भर में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल जारी है। जिला कैमाड़ी NA 243 से पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल और NA 242 से पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर खान मंदोखेल के कागजात की जाँच पड़ताल मुकम्मल हो गई। जिला वस्ती पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा शेख सलाउद्दीन ने NA 248 से आज़ाद उम्मीदवार असलम खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दाखिल करा दिए। MQM की रहनुमा आसिया इसाक के जिला कोरंगी NA 232 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PTI के रहनुमा अली मादल शेख के जिला जनूबी NA 240 से कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल भी जारी है। शाजिया मरी और सईदा जावेद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। वजाहत अली, बोल न्यूज़, कराची। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान के इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आज के फैसले से अदलिया की वक़ार में मजीद इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर से।
जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर साहब से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर जी बताइए, फैसला मुअत्तल, रिलीफ आप लोगों को मिली है, क्या कहेंगे इस फैसले? अच्छा सर, अगर इस फैसले के खिलाफ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या उधर जाएगा तो क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ये उनका राइट है। अगर कोई जाना चाहते हैं और अगर चले जाए और जाते हैं तो अदालत का जो फैसला होगा हमें वो कबूल है, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि यही फैसला बरकरार है। आइंदा अमल क्या होगा सर? बस अब वी विल प्रोसीड देकर हमारे जो रिजर्व सीट है उसकी स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी और हम टिकटों की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, आप लोगों के 2 वज़ीर आला जो है वो चले गए, यानी पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा का पार्टी से, और पार्टी भी काफ़ी मुंतशिर हो गई है, तो इस इंतखाबात पर कितना असर सर पड़ेगा? देखिए, ये जो बंदा पीटीआई से हट के चला गया वो सिर्फ वो बंदा ही चला गया। वोटर हमारा बड़ा है, सपोर्टर हमारा बड़ा है, पॉपुलरिटी हमारी बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंतखाबात बैठ के निशान से होंगे? इंतखाबात इंशाल्लाह बैठ के निशान से होंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर का यही कहना है कि इंतखाबात जो है वो बैठ के निशान से ही वो लड़ेंगे। जी तो आपको इस हवाले से आगाह करें, जिस तरह से आज एक अहम फैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से ये रिलीफ मिला है। अपील दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। बल्ले का जो निशान था वो अब वापस मिल गया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि एक जमात को महरूम नहीं रखा जा सकता उनके इंतखाबी हक से। इलेक्शन करीब हैं और इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि उनका जो बल्ले का जो निशान है उसको रिज्यूम किया जाए। आगे बढ़ें। टोबा टेक सिंह में अजब उम्मीदवारों की गजब कहानी। एक ही खानदान की 4 खवातीन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गई हैं। तहसील पीर महल में खातून सोनिया और उसकी बेटी। सोनिया की मां और सौतेली मां ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीजन ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को हटाने की हिदायत की थी। तो आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिस तरह से इलेक्शंस करीब हैं, इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहद चीमा को हटाने की हिदायत की गई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से आवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि सियासी मुखालिफिन को भी तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया। SL3 की बात हो रही है, एग्जैक्टली लाइक मोटरवे स्टैंडर्ड की है, तो बड़ा मुश्किल काम था। 22 अगस्त को इसका काम शुरू हुआ था। 31 जनवरी से पहले इस पे ट्रैफिक चलाने में कामयाब हो जाएंगे। FWO जहाँ कर रही है, हमें उन्होंने कहीं पे भी नाउम्मीद नहीं किया है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट पे भी ये लोग हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे और दे आर वेरी श्योर कि जनवरी के महीने में गाड़ियाँ चलाने में हम कामयाब हो जाएंगे। चारी मुलजिम जो हैं वो कागज़ दाखिल करा सकते हैं कि नहीं, वो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि नहीं। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की जिससे कई जगहों पर बदमज़गी पैदा हुई और वो सारे इंसिडेंट एक के बाद एक शुरू हुए। इंतज़ामिया फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए अपना रोल पूरा अदा करेगी। कहीं पे कोई शिकायत आएगी तो हम खुद उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमें इलेक्शन कमीशन से भी पहले हम एक्शन लेंगे। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने थाईलैंड में मुनाकिदा 8वीं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में शिरकत की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सिंपोजियम में बहरे हिंद में अमन अमान और अराकीन की पायदार तरक्की के लिए ब्लू इकॉनमी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श जलसे में अहम ऐलान करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने मजीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। हर साल 27 दिसंबर जब से बीबी शहीद हुई हैं, बिछड़ी हैं हमसे, तब से बड़े पैमाने पे यहाँ पे उसको रखा जाता है जलसा, और इस दफ़ा का जलसा तारीख़ी जलसा होगा। और जो इलेक्शन का हमारा मुहिम कह लें या जो कैंपेन है वो बाकायदगी से इस जलसे से ही शुरू होगी। तो इसलिए चेयरमैन साहब वहाँ पे अनाउंस करेंगे और एक जो इस वक्त फ़िज़ा है जो हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन की बात करती है और हम बहुत पुरुमीद हैं कि इस दफ़ा सरप्राइज़ रिज़ल्ट दिए जाएंगे पूरे पाकिस्तान से और इंशाल्लाह आइंदा वज़ीर आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रिवर्स गियर लग गया। सरमायाकारों ने शेयर्स फरोख्त करना शुरू कर दिए। PSE 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद भी बरकरार ना रख सका।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। PSE 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। कारोबार के दौरान 2534 पॉइंट्स की कमी हो गई। कारोबार के दौरान सरमायाकारों ने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी, जिसकी बिना पर 60,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रह सकी। इंडेक्स 59,170 पर बंद हुआ। माशी तजियाकार जफर मोतीवाला का कहना है कि मार्केट में कई रोज से करेक्शन देखी जा रही है। पैनिक सेलिंग है पंजाब से। अपना रोल ओवर का मंथ है, 42 अरब रुपए का रोल ओवर है जो नए वादे में शिफ्ट होगा। अपना क्लोजिंग है, बैंकों की क्लोजिंग है, फंड मैनेजर्स के जो म्यूचुअल फंड्स की। फंड मैनेजर्स गोरा जो है वो छुट्टियों पर चला जाता है अक्रॉस द बोर्ड, यानी पूरी दुनिया में वो इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। अब हमको रैली जो नज़र आएगी जनवरी के फर्स्ट वीक में नज़र आएगी अपवर्ड। कारोबारी मंदी की बिना पर PSE के मार्केट हजम में 4.1% कमी हो चुकी है। टेक्नो ने पाकिस्तान में अपने पहले स्टोर का इफ्तिताह कर दिया। मारूफ स्मार्टफोन ब्रांड ने पहला स्टोर लाहौर के हफीज सेंटर में खोल दिया है। टेक्नो ने इससे पहले शहरियों को मसनूआत के तजर्बे की फराहमी के लिए पॉपअप स्टोर कायम किए थे। टेक्नो का कहना है कि स्मार्टफोन ब्रांड के लिए ऑनलाइन आउटलेट्स के अलावा एक बाज़ाब्ता स्टोर इंतहाई ज़रूरी है। ये सार्फिन को एक काबिल एतमाद तजर्बा फराहम करता है। ऐसे अफराद जो ऑनलाइन ख़रीदारी में हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, उन्हें लेन देन के लिए महफूज रास्ता मिलता है। टेक्नो पाकिस्तान के पास बड़े शहरों में मजीद खुसूसी स्टोर्स बनाने में दिलचस्पी रखता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि DI खान हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का पता चल गया। इंजन पार्ट्स व्हीकल टेम्परिंग चेकिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। दस्तावेजात के मुताबिक हमले में 2 खुदकुश समेत कुल 4 दहशतगर्द हलाक हो गए थे। 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। DI खान हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का पता चल गया। इंजन पार्ट्स व्हीकल टेम्परिंग चेकिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। दस्तावेजात के मुताबिक गाड़ी जिसके नाम रजिस्टर्ड है जल्द पता चल जाएगा। दहशतगर्द सिफत के नाम 3 मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों की सिम्स रजिस्टर्ड थी। शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और दीगर दस्तावेज भी मौसूल हो गयी। दहशतगर्द सिफतुल्लाह मरवत 3 मार्च को तुर्कम बॉर्डर से अफगानिस्तान गया था। सिफतुल्लाह का मोबाइल लोकेशन 7 मार्च को बनारसाबाद पेशावर, 8 मार्च को जमरूद जिला खैबर था। दहशतगर्द सिफतुल्लाह का मोबाइल लोकेशन 25 अप्रैल को डांडे दरपखेल मीर इंशा था। हमले में 2 खुदकश समेत कुल 4 दहशतगर्द हलाक हो गए थे। 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। शहर कायद में साल 2023 के दौरान आतिशज़दगी के 2164 वाक़यात रूनुमा हुए। इन वाक़यात में 41 अफराद की जान गई। इनमें से 3 हादसे ऐसे थे जो सानिहा बन गए। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। कराची में साल रवा के दौरान मुसलसल आतिशज़दगी के वाक़यात ने कई सवाल उठा दिए। आयशा मंजिल पर वाक़ अच्छी शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग ने 5 जिंदगियां निगलनी। आतिशज़दगी के नतीजे में दुकानदारों और फ्लैट मालिकान का दसियों करोड़ का नुकसान भी हुआ। आप हमारी बिल्डिंग चेक कर ले, हमें हमारे घर जाने दे। कोई घर नहीं हमारा, हमें अपने घर जाने दे। और नहीं है तो बताइए टेंटों में रात गुजरती है, कैसे छोड़ के चले जाए? दिक्कत जमा किया है, कहाँ जाए? नवंबर में गुलिस्तान जौहर के RJ शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग से 11 अफराद की कीमती जानें गईं। इमारत के तामीरी नुकायस और हिफाजती इक़दाम न होने की वजह से बेशतर अफराद दम घुटने से जहाँ भाग हुए। चंद माह कबल न्यू कराची फैक्ट्री में आग पर काबू पाने के दौरान 4 फायर फाइटर्स भी जान से चले गए। कराची में आग लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में रवा साल झुलस कर जख्मी होने वालों की तादाद 98 रही। शहर कायद में आतिशज़दगी से कीमती जानों का ज़िया कई सवालात खड़े कर गया, जिनका जवाब किसी जिम्मेदार के पास नहीं है। सदर मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी, दर्जनों दुकानें जल गई। रात 3 बजे मार्केट में आग लगने की इत्तला मिली। आग ग्राउंड फ्लोर पर बैटरी की दुकान में लगी, जिसने मार्केट को लपेट में लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। तो आपको बताएं कि कराची में सदर मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी, रात 3 बजे मार्केट में आग लगने की इत्तला मिली। ये है कराची के मोबाइल मार्केट के बेबसी की तस्वीर बने दुकानदार, जिनका सब कुछ बेरहम आग की नजर हो गया। कराची में सदर मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी, दर्जनों दुकानें जल गयी। रात 3 बजे मार्केट में आग लगने की इत्तला मिली, जिस पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ रवाना की गयी, लेकिन दुकानदारों की वजह से मजीद 4 गाड़ियां तलब की गईं। आग ग्राउंड फ्लोर पर बैटरी की दुकान में लगी, जिसने मार्केट को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया, जबकि दुकानदारों का कहना है कि आतिशज़दगी के बायस करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल चुका है। और जो दुकानें जलने की तादाद है, तकरीबन 80 से ज्यादा दुकानें मुकम्मल जलकर खाकतर हो गई हैं। तो लाखों करोड़ों का नुकसान है, बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा नुकसान है। 32,000 से लेकर 6 लाख तक के मोबाइल जल गए हैं, बैटरियां जल गई हैं, सब चीज जल गई हैं। दुकानों की जो मालियत, जो नुकसान होगा वो अरबों में जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि कपड़ा है,
ये तो हर मोबाइल जल गया, हर चीज जल गई। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि आग मुकम्मल बुझ चुकी है, कूलिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। आग लगने से 15 से 20 दुकानें जली हैं, जबकि बाकी दीगर दुकानों को मामूली नुकसान पहुंचा है। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज का गैर इंसानी जुल्म और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। हिंदुस्तानी फौज इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में सब पर बाजी ले गई। भारतीय फौज की बर्बरियत और सफाकियत पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तानी फौज राजौरी सेक्टर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई। राजौरी सेक्टर से हिरासत में लिए जाने वाले कश्मीरियों को हिंदुस्तानी फौज ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मोदी सरकार ने ऊंचे हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए इस बेरहम कत्ले आम पर पर्दा डालने के लिए अपने अफसरान को उनके ओहदों से हटाने का ड्रामा रचाया। तीनों भारतीय अफसरान को हटाने का फैसला जेरे हिरासत 3 कश्मीरियों पर 3rd डिग्री टॉर्चर की वीडियो आर्मी कैंप से लीक होने पर किया गया। इन वीडियोस को दुनिया भर में फैलने से बचने की मद में मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को मुनक़ता कर दिया। 21 दिसंबर को हुर्रियत पसंदों ने सोरनकोट में भारतीय फौज की 2 गाड़ियों पर हमला किया, जिसके नतीजे में भारतीय काबिज फौज के 4 जवान हलाक और 3 जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूंछ और राजौरी के मासूम आवाम पर जुल्म और बर्बरियत का धावा बोल दिया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीबन 80 से ज़ायद मासूम कश्मीरियों को कैद कर लिया और तफ्तीश की आड़ में 3rd डिग्री गैर इंसानी टॉर्चर का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अब तक 4 अमवात हो चुकी हैं। खबर आपको दें, आम इंतखाबात 2024 के लिए बनाया गया EMS ने काम छोड़ दिया है। रिटर्निंग अफसरान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मामले से मुतालिक बलोचिस्तान असेंबली के एक हल्के के आरओ का मुरासला मंजरे आम पर आ गया है। इस हवाले से बात करते हैं। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। बताइएगा अली शेर। जी बिल्कुल, हल्का PB2 जोब के रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उन्होंने DRO को एक मरासा लिखा है जो कि जिला जोब के DRO हैं, और उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें खराबी आ रही है और ये 19 दिसंबर से अभी तक सही काम नहीं कर रहा। उन्होंने जो निशानदही किया है उसमें लैपटॉप पे काम ना करने के इस निज़ाम की बात की है, लॉगिन के इशू की बात की है, 4G डिवाइस की बात की है, इंटरनेट की बात की है, और रोजाना की बुनियाद पे जो EMS के जो टास्क हैं वो पूरे नहीं हो रहे, जिससे इंतखाबी अमले को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मैं ये बताता चलूँ कि EMS की तैयारी पर 32 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर की मनी जो है वो खर्च हुई है, यानी पाकिस्तानियों की टैक्स के 32 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन EMS जो है वो अभी इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो स्पीड नहीं पकड़ा और अभी से जो है वो बैठना शुरू हो गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका अली शेर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड जमील ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मज़ीद तफसीलात कैप्टन जमील के हमरा मौजूद वजाहत अली से जानते हैं, बताइएगा। हाँ जी, देखिए इस वक्त इलेक्शन का दौर करीब है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने कौमी मजबूरी हुई कि आपने तहरीक इंसाफ को बाय बाय किया और आज नून लीग के मेहमान बन गए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, पहली बात तो यह है कि कोई मजबूरी नहीं हुई। मैं तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद खुदा हाफिज़ कह चुका था। तहरीक इंसाफ की जो इदारों के साथ और ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान के साथ टकराव की जो पॉलिसी थी, मेरे उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं कई फोरम पे कह चुका हूँ कि मैं साबिक आर्मी ऑफिसर रहा हूँ, मैं कारगिल की जंग का हिस्सा रहा हूँ इस मुल्क के लिए। मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था कि एक मुल्की इदारे को पाक अफवाज के साथ टकराव की पॉलिसी को जो है ना अपनाया जाए। इस पे मैंने खान साहब से कई दफ़ा खदशात का इजहार किया और भला आखिर मैंने राह जुदा कर ली। तो कोई मजबूरी नहीं थी, वो एक अटल फैसला था जो मैंने कर लिया। मैं जीतूँ या हारूँ, मुझे ये पता है कि मैं नून लीग से, मुझे ये उम्मीद है कि मैं अपने हलके के लिए, मलीर के लिए, कराची के लिए ज़रूर कोई मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आऊँगा। उनके लिए मैं ज़रूर जो है इनकी उम्मीदों के मुताबिक कुछ ना कुछ कर दूँगा इंशाल्लाह। हाँ जी, ये थे साबिक कौमी असम्बली के मेंबर कैप्टन जमील, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, जिन्होंने 9 मई के बाद बाकायदा तौर पर राह जुदा कर ली थी और अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है और मलीर के हल्के से एक बार फिर शायद आने वाले इलेक्शन के अंदर नजर आए। जी, साबिक इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने एतराफ़ किया है कि हम हमास से जंग हार चुके हैं। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ डैन हॉल्टिस ने कहा कि इजराइल हमास के खिलाफ जंग हार चुका है। नेतन्याहू के इक़्तिदार छोड़ने तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। इजरायली मेहमान शख्सियत की बात पर उन्हें ज़बरदस्त पजीराई मिली और हाज़रीन ने तालियां बजाकर उन्हें दाद दी।
इसराइल के निहत्थे फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का 81वां रोज़। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 250 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 500 ज़ख्मी हो गए। अल-मग़ाज़ी कैंप सफ़ाए हस्ती से मिट गया, तमाम इमारतें तबाह। गजा पर इसराइल की शदीद बमबारी, 24 घंटों के दौरान सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा की पट्टी पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में शोहदा की तादाद 106 हो गई। अल-मग़ाज़ी पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले के बाद तबाह इमारतों के मलबे तले कई खानदान दबे हैं। इसराइली फ़ौज ने अल-बरीज कैंप के मकीनों से फौरी तौर पर इनखला का मुतालबा किया। गजा की पट्टी की अतराफ में वाक़े बस्तियों पर दोबारा मिसाइलों की बमबारी की इतला दी। क्रिसमस के मौके पर गजा की पट्टी में बमबारी एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी। जुनूबी गजा की पट्टी में खान यूनुस में एक घर पर इसराइली फौज के छापे में 23 अफराद शहीद हो गए, जबकि अल-ज़वाइदा के छोटे से गांव के करीब ही एक बम धमाके में 12 अफराद चल बसे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा में इंसानी सूरत हाल बदस्तूर तबाहकुन है। वहाँ के ज्यादातर अस्पताल सर्विस फराहम करने से कासिर हो गए हैं। अगले 6 हफ्तों में पूरी आबादी को खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ के आला सतह के खतरे का सामना है, जो कहत का बायस बन सकता है। सलामती काउंसिल ने गजा में इंसानी इमदाद बढ़ाने के लिए एक और करारदाद मंजूर की है, लेकिन उसके बाद भी इमदादी सामान की तरसील में इजाफा देख इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लहजा शिकस्त खोर्दा होने लगा। यरगमालियों की रिहाई के लिए मजीद मोहलत मांग ली। अपनी पार्लियामेंट में कहा कि गजा में जंग जल्द खत्म नहीं होगी। जंग तूल पकड़ने पर इजरायली वज़ीर आज़म को यरगमालियों के अहले खाना ने घेर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म पर अपनों का शदीद दबाव, आसाब शल, लहजा शिकस्त खोर्दा होने लगा। नेतन्याहू का अपनी पार्लियामेंट से खिताब में यरगमालियों की रिहाई के लिए मजीद वक्त का तकाजा। उन्होंने कहा कि जंग मजीद तवील और शदीद होगी। इस मौके पर इसराइली यरगमालियों के वर्सा भी पार्लियामेंट की गैलरीज में मौजूद थे, जहाँ उन्होंने नेतन्याहू की मजीद जंग की बात पर नहीं, अभी 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 के नारे लगाए। इन नारों पर नेतन्याहू घबरा गए, आए बाएं शाएं करने लगे। कहा हम फतह के बगैर जंग नहीं रोक सकते, मिशन मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त चाहिए होगा। यरगमालियों के वर्सा ने इसराइली वजारत दिफा के बाहर भी जमा होकर एहतजाज किया। गजा में इसराइल के 129 यरगमाली हमास के पास कैद हैं, जबकि खुद इसराइली हमले में यरगमालियों के मारे जाने पर उनके वर्सा में नेतन्याहू के खिलाफ सख्त गम गुस्सा है। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे जारी हैं। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए अमरीका और यूरोप में शदीद एहतजाज हो रहा है। गजा में खून की होली खेलने वाले इसराइल के खिलाफ अक़वाम आलम का एहतजाज। फ़लस्तीनी मार्च के शुरका पेंटागन चीफ के घर पहुँच गए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए, जंगी जराइम और इसराइल को मजीद इमदाद न देने का मुतालबा किया। न्यूयॉर्क सिटी में भी फ़लस्तीनियों के लिए मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने यूनियन स्क्वायर की दीवारों पर फ़लस्तीन जिंदाबाद नारे दर्ज किए। नीदरलैंड्स एम्स्टरडैम के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर में भी एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने कार्ड्स पर इसराइली फोर्सेस के हाथों शहीद होने वाले फ़लस्तीनी बच्चों के नाम लिखे और उन कार्ड्स को शॉपिंग मॉल में मौजूद खरीदारों के दरमियान फेंक कर एहतजाज किया। सुबह 7:30 बजे उठे मगर नाश्ता नहीं मिला। बिस्तर साफ किया, दीगर बच्चों के साथ खेला, बहुत मजा आया। 11 साला फ़लस्तीनी बच्ची की शहादत से एक रोज कबल लिखी गई डायरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नन्ही सिला गजा के अल-मग़ाज़ी कैंप पर हमले में दीगर बच्चों समेत शहीद हो गई। इसराइल पर साइबर हमला, बिजली का निज़ाम बैठने से पूरा इसराइल अंधेरे में डूब गया। इसराइल की कमजोरी अयां हो गई। हुकाम और इंतज़ामिया बिजली बहाल करने और साइबर हमले की मालूमात लेने में नाकाम है। इसराइली हुकूमत ने अवाम को पुरसुकून रहने, हुकाम की हिदायत के मुताबिक अमल करने का कहा है। इसराइल पर साइबर हमला, पूरे इसराइल में बिजली मुअत्तल। बिजली की सहूलत खत्म होने से दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी की सप्लाई, नकलो हमल के निज़ाम मुतासर हैं। घर, कारोबार और दीगर जरूरी खिदमात के दायरे मफलूज होकर रह गए। हुक्काम और इंतजामिया बिजली बहाल करने और साइबर हमले की मालूमात में नाकाम है। क्रिसमस के मौके पर इसराइल को पै दर पे साइबर हमलों का सामना हो रहा है। इसराइली नेशनल साइबर डायरेक्टरेट ने साइबर हमले की तहकीकात शुरू कर दी। इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की खिदमात भी हासिल कर ली। इसराइली हुकूमत ने अवाम को पुरसुकून रहने और हुक्काम की हिदायत के मुताबिक अमल करने का कहा है। इन्हें हिदायत दी गई है कि बिजली की मुकम्मल बहाली तक मुतबादिल जरा इस्तेमाल करके जिंदगी की रोजमर्रा की मसरूफियात जारी रखें। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।